हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा जो कि हुई थी 22 और 23 दिसंबर 2018 को, तो ये परीक्षा 4 पालियों में संपन्न हुई थी। 22 दिसंबर को 2 पाली, 22 दिसंबर की जो पहली पाली थी और जो दूसरी पाली थी, साथ ही साथ 23 दिसंबर को 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। यानी कि कुल मिला के 4 पालियों में वीडियो की परीक्षा 2018 में हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी 4 मीटिंग्स में, उन सभी प्रश्नों का एक साथ कंपाइलेशन देखेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे और आपको वीडियो री एग्ज़ाम से पहले, साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है तो उसके लिए भी आप कब और कितना पढ़ सकते हैं, यानी कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। तो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 22 दिसंबर 2018 पहली पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को वन लाइनर में बदल दिया गया है ताकि आपका समय कम लगे और रिवीजन में जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा समय जाया ना हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। यहाँ पर आप टॉपिक अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको अपडेट करना है। हालांकि जो भी आंकड़े आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 में जो बेलग्राम सत्र हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इनका नाम था जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये शहर अब प्रयागराज है, तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो कई नदियों के नाम दिए गए थे, उसमें आपको बताना था कि कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो विकल्प में सही जवाब नर्मदा नदी थी। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उनकी लोकेशन कई बार पढ़ लेना और एग्ज़ाम से पहले लिस्ट बना के उसको कई बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ के छोड़ देंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप सही आंसर ना दे पाएँ। तो इसका आंसर है यहाँ पर कर्नाटक। भद्रा कहाँ पर है? भद्रा कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जनगणना हुई थी 2011 वाली उसी के मुताबिक प्रश्न रखे गए थे। सही जवाब इसका अरुणाचल प्रदेश है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? यह विश्व भूगोल का प्रश्न था और इसका आंसर है जर्मनी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो कई महाद्वीपों के नाम दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर था एशिया महाद्वीप। चमेरा बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर था कोलंबिया। और थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है यहाँ पर थोसेघर वाटरफॉल जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसको ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला ये जो है साउदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो 90% आबादी है वो यहीं रहती है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसी में निवास करती है। इसी पर यह प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 14वें। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रम क्या है? तो 15वां है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन
कब किया जाता है? तो इसका आंसर था हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह है आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 12 है। और यहाँ पर प्रश्न है कि किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो विधानसभा का जो सत्रावसान होगा उसको राज्यपाल को शक्ति है कि वो विधानसभा का सत्रावसान कर सकते हैं। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फिलहाल अब ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे गए थे। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर पर ही आधारित रहेंगे, तो आपको करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 2008 के एटी कीर्ति FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 11वां था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है 2020। जो भी योजनाएं अभी बढ़ाई गई हैं तो कब तक बढ़ाई गई हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? अब देखो यहाँ पर रैम के बारे में बात हो रही है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर कंप्यूटर आपको तैयार करना है तो आप लूसेंट से पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ जो महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे जो इस चैनल पर आएंगे उसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो विजुअल बेसिक। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे कहते हैं अटैक सरफेस। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत पूछा गया था। इसका आंसर था 68.7%। और देखो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो इसका आंसर था किष्किंधा कांड, ये सबसे छोटा कांड है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं और अंतिम कांड कौन सा है? कमेंट करो अगर आपको पता है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में किछौछा दरगाह शरीफ। श्रीमती N राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन। जितने भी संगीतकार चर्चा में रहे हैं तो उनके बारे में आप लिख लीजिएगा कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं और हाल ही में कब पुरस्कृत किए गए। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो ये प्रश्न 2018 का है, तब 2019 में आयोजन होना था, तो यही यहाँ पर आंसर था। और किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है तब। लठमार होली कहाँ पर होती है? तो बरसाना में होती है, ब्रज में। और मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। ये तब चर्चा में थे, वर्तमान समय में कई किताबें हैं जो कि अब जितने भी लेखक इसमें पुरस्कृत किए गए हैं और जिन रचनाओं के लिए पुरस्कृत किए गए हैं उन रचनाओं के नाम भी आपको याद होने चाहिए। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो इसका आंसर है आगरा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखो यहाँ पर जो सेंसस 2011 है वही अभी तक प्रासंगिक है, वहीं से प्रश्न बनेंगे, तो आपको सभी प्रश्न याद रखने होंगे। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पल्लिच्छांदम। क्या कहते हैं? पल्लिच्छांदम। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो जितने भी वंश हुए हैं उनके संस्थापक जो हैं उनको भी आपको याद रखना होगा। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका आंसर है हुमायूं। और किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? वर्तमान समय में जितनी भी मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2022 तक जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उन पर प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना होगा। ये प्रश्न तब का है तो इम्पोर्टेंट था कि सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने किया था।
हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई जो योजना थी, तो ये योजना जो है ये 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित थी, तो 7 मानकों पर। तो ये याद रखना था आपको। फिलहाल अब ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं रह गया है, लेकिन आपको एक टॉपिक तो मिल ही जाता है कि आपको वर्तमान में क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी पेपर सेटर होगा वो पुराने प्रश्न पत्र को देखेगा जरूर और फिर उसी के मुताबिक उसी के स्तर पर प्रश्नों को सेट करेगा। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था COP कनेक्ट, कॉप कनेक्ट। हाल ही में किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया? तो त्रिपुरा का जो राज्यपाल था वह क्वीन अनन्नास को घोषित किया गया था। नाबार्ड का विस्तृत रूप पूछा गया था, नाबार्ड का फुल फॉर्म तो ये तो आप जानते ही हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो भारत है। 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो मुंबई में किया गया था। और 2017-18 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो भारत। वर्तमान में भी भारत के लिए ये आंकड़े बिल्कुल प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में भारत फलों के मामले में दूसरा स्थान रखता है और दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, आप जानते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण, उसके लाल किला में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने किया था। इसका जो ऑप्शन था उसमें शाहजहां सही था। और बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसी की वजह से जो बोध गया है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला है वो है परीक्षा तिथि 22 दिसंबर 2018 को जो दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? आपने यहाँ पर देखा कि गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न पहली पाली में भी पूछे गए थे और दूसरी पाली में भी प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको ठीक से स्टडी करके जाना होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कुछ शिलालेख ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि 12वां हो गया, 13वां हो गया, 6ठा हो गया, पहला हो गया। ठीक है, तो ये सम्राट अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की गई थी SR राव के द्वारा। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। एक प्रश्न और भी यहाँ से बनता है कि भीष्म पर्व जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका उल्लेख किस पर्व में मिलता है? तो भीष्म पर्व में ये प्रश्न पूछा गया है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? देखो चरक का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और चरक जो थे वो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न था कि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। मुगल कालीन जो भी रचनाएं हैं और उनके जो लेखक हैं, ख़ास तौर से जो अन्य भाषाओं की रचनाएं हैं जिनका फ़ारसी में अनुवाद किया गया, तो उसको ज़रूर रट लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने विद्रोह नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। और मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मांग उठी थी ये 1940 में उठी थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब हुई? ये 1940 में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे, जिनको तात्या टोपे भी कहा जाता है, तो इनको 1859 में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? तो शिवपुरी में दे दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है? तो 1/4 है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 है, ये भी याद रखना। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। जितने भी दर्रे हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो यह है 10 डिग्री चैनल। आपका अगला क्वेश्चन था कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो मुद्रा है यह मकाऊ की है। और भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत
जनता जो है निवास करती है, तो लगभग 17%। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कई पर्वत शिखरों के नाम दिए गए थे, जिसमें नंदा देवी के बारे में बात करें तो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का जो क्रम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर छठा था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्षमादान या परिहार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, और सभा जो होता है ना, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो संविधान के जो भाग हैं और उसमें किस बात का उल्लेख है ये रट लेना आप अच्छे से। तो भाग 2 में तो आपको नागरिकता मिलेगा। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह है 5वीं अनुसूची। तो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पेश किया गया था। ये राजस्थान का जिला है। देखो, जिले स्तर पर नागौर में और प्रदेश स्तर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को पहली बार प्रयोग में लाया गया था, लागू किया गया था। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें कई नाम थे, जिसमें गूगल जो है यह वेब ब्राउज़र नहीं होता है, आपको पता ही है, यह सर्च इंजन है। कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो रैम। अब रैम के बारे में आपने देखा कि 2-3 बार प्रश्न बन रहे हैं। पहली पाली में भी क्वेश्चन था, दूसरी पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो 1024। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फांड और फांड विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं, मतलब सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आता है टैब वो होम टैब होता है। 1943 में जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो इसको इनियाक कहा गया था। ये भी याद है। ये कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर विकास का जो इतिहास है, तो उससे भी प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। और देखो, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो ये सभी 75 जिलों में जो लागू किया गया है, तो कम से कम 20-25 जिलों का याद कर लेना। उस पर एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, कई बार देख लेना उसको, एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। तो चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? कानपुर को। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के जो लोग होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो उसको कहते हैं पाई डांडा। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई, इसको कहते हैं चिकनकारी कहते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन था कि अब देखो, गलत जिला मुख्यालय वाले जोड़ी का चयन करें। अब यहाँ पर अमेठी का जो मुख्यालय है गौरीगंज है, सही है। सोनभद्र का रॉबर्टगंज है, सही है। कुशीनगर का पटरौना है, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कौशाम्बी का मुख्यालय है वो वैशाली नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। अब कमेंट करके बताओ कि कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो किस नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट करो। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो यूपी का जो मैप है और यूपी के जो पड़ोसी मतलब जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अलीगढ़ जो है वो तो मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया था? तो ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, तब 8 थे, अब इनकी संख्या जो है वो अपडेट हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो नया जो वर्जन है वो देख के जाना। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था? तो संकल्प से सिद्धि। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित था? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन से संबंधित था ये दस्तक अभियान। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वो स्थित हैं? तो देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही जवाब क्या था?
देखो गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी आपका मैच हो रहा है बिठूर से, ठीक है। और इसके बाद राप्ती नदी ये गोरखपुर में बहती है। गोमती नदी आप जानते ही हैं, गोमती नदी जो है यह जौनपुर में। और इसके बाद एक और बच रही है सई नदी, तो सई नदी का संबंध प्रतापगढ़ से है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये था यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, इसको राजनगर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। और सेंसस 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पर देखो 4 कथन दिए गए थे, इसमें कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन ही केवल सही था कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन था कि अब देखो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद का जो 8वां सत्र था, तो वर्तमान में ऐसी जो बैठकें हो रही हैं वो मतलब लिख लेना और लिख के कई बार पढ़ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। योजनाओं के नाम इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पूछा गया था कि जो एलईडी बल्ब दिया जाता था मार्च 2019 तक 770 मिलियन जो एलईडी बल्ब थे वो दिए गए थे, तो इसका नाम क्या था योजना का, तो वो था उजाला योजना। और जो भी विम्बलडन हो रहे हैं और जो हो चुके हैं 2022 में जो हुए और 2023 में जो हो रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तभी का क्वेश्चन है, बस अब इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जुलाई 2018 का एक प्रश्न और था करंट का कि बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद, तो फीफा का अभी हाल ही में जो वर्जन हुआ था 22वां, ये कहाँ पर हुआ था बताओ, फीफा का FIFA फीफा 2022, इसका जो 22वां संस्करण था ये कतर में हुआ था। तो इसके बारे में अच्छे से रट लेना। अर्जेंटीना जो था वो विजेता बना था, फ्रांस उप विजेता था। इसमें जो गोल्डन बॉल, गोल्डन बैट और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो चुना गया था उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, तो पढ़ते रहना इसको। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और APEDA इसको एपेडा कहते हैं। एपेडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको स्थापित किया गया था, तो नेफेड को किया गया था। और कृषि के ग्रीन हाउस एक तरीका है। ग्रीन हाउस क्या है, एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है इस प्रकार से होती है तल्ले तल्ले पर अगर हम यूपी की भाषा में बोलें तो तल्ला बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार से होती है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग होती है, मतलब यहाँ पर खेती हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसके बाद तीसरा सेट है आपके सामने। 23 दिसंबर को पहली पाली में जो परीक्षा हुई थी, तो उसमें जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, अब उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न था कि कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी ये क्या हैं, तो ये फांड के प्रकार थे। कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, तो ISP, इसको ISP कहते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है, तो यह विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है। और MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में क्या नहीं मिलता है आपको, तो आर्टिकल, ये नहीं इंसर्ट कर सकते आप। और उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रयागराज में मिलेगा आपको त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। सरस्वती को यहाँ पर इनविजिबल कहा गया। कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, तो बुंदेलखंड तो है, चौधरी चरण सिंह भी है। बरकतुल्ला ये मिलेगा आपको कहाँ पर, भोपाल में मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश में। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में है। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो गिद्दा, अब गिद्ध लिखा गया है, तो गिद्दा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, ये याद रखना। और ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है, तो इसमें भगवान भास्कर यानी कि सूर्य की पूजा होती है। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, कुंभ मेला तो लगता ही है, माघ मेला भी लगता है, बैसाख मेला
नहीं लगता है, अर्धमेला लगता है। तो यहाँ पर सही जवाब था ऑप्शन सी। इसके बाद है एसोचैम यूपी, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एसोचैम यूपी का पूरा जो फुल फॉर्म था वो क्वेश्चन में आया था। एसोचैम यूपी का द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1937, तब इसको जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से यह अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सेंसस 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो यह है 19 करोड़ समथिंग, वर्तमान में तो बढ़ गई होगी। अब इसको अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने मिलियन है, तो 200 मिलियन अगर लिखा है तो यही आप नियर अबाउट सही मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है देहरादून, ये कहाँ का जिला है? ये तो उत्तराखंड में पड़ेगा आपका। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये कथन इसमें सत्य था। और दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, ये याद रखना। और कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं किया था भाई इसके लिए। तो कई बार क्वेश्चन में नहीं को हम लोग हाईलाइट करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट है घटना और तारीख के इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर देखो आपका जो ऑप्शन है कौन सा बेमेल है वो बताना है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई कब? 1911 में, करेक्ट है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण, इंडिगो का मतलब नील होता है, ठीक है, तो इसके लिए चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में, करेक्ट है। और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ये करेक्ट है। अब आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो ऑप्शन सी है। किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये था 1757 में संपन्न प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन ए। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वो क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसको सही की जगह आप सम्यक लगा सकते हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखो ये पहली बार भी आया था और दूसरी बार भी आया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक यूटी है, संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 19, ठीक है। तो द्वीपों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, बस यही मैचिंग में था। कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है? तो ये था दक्षिण अफ्रीका जो कि ब्राज़ील से है। अब असंगत मिलान खोजें, मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पर पेयर है जो कि असंगत है? तो यहाँ पर दुनिया में सबसे बड़ा जो प्राणी है वो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान ये है अफ्रीका का सोहर। और दुनिया का सबसे गहरी जो झील है वो सुपीरियर बताई जा रही है, जो कि गलत है। तो यही जो है असंगत है। कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में एक नहीं है? तो यह है बाणासुर। और इस नदी की कुल लंबाई, यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि यह स्टेटमेंट किसके बारे में है। तो नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत यानी कि चेम युंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है। इनमें कौन सा राज्य 5 में नहीं है? तो ये बिहार है आपका। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो ये 552 सीटें हैं। अब फिलहाल ये घटा दी गई हैं, अब वर्तमान में तो 550 हो गई हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो रेड इंडियन की सीटें थी वो हट गई हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो
92 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत। कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो नगर परिषद। और भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन थे और इसमें जो ऑप्शन डी था वो विशेषता में नहीं है, बाकी 3 जो हैं ये आपकी विशेषता में शामिल थे, मतलब भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांतियां जो हुई हैं पूरी दुनिया में उनका कोई योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन था औद्योगिक क्रांति। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो पर्यटन। लोग घूमने नहीं आते थे, ना तो घूमने जाते थे कहीं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो सही जवाब है औद्योगिकरण। बाकी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को संबोधित किया गया, लेकिन औद्योगिकरण को संबोधित नहीं किया गया था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। प्रश्न क्या है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री थे जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। उनमें कौन से अर्थशास्त्री शामिल नहीं थे? तो ये पीसी महालनोबिस थे। बाकी तो दादा भाई नौरोजी और वीके आरवी राव और आरसी देसाई तीनों लोग शामिल थे, लेकिन उसमें मतलब उस समय पीसी महालनोबिस शामिल नहीं थे। तो सही जवाब इसका था पीसी महालनोबिस, दैट इज ऑप्शन डी। कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो बैंकों की जो टैगलाइन है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था ऑप्शन बी वो करेक्ट था, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। अच्छा बताओ कमेंट करके कि वास्तव में पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है। तो कई प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको लिखेंगे जो लोग तो एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा भी पाएंगे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं था? तो ये था कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं था। ये चीज़ें यहाँ पर शामिल नहीं की गई थी। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य। तो अब आपको जो कॉमनवेल्थ गेम अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और सारी चीज़ें, ठीक है। ऊबर कप और थॉमस कप को भी पढ़ लेना क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में जो थॉमस कप है पहली बार भारत ने उसे जीता 2022 में, तो ये अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि जो ऊबर कप और थॉमस कप हैं इसका उल्लेख भी कई बार हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको देता हूँ तो वो भी आप करते रहो, उसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं शामिल करता हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और नए जो फैक्ट हैं वो आपको पता चलते रहें। क्वेश्चन नंबर 40 था कि कौन सा सही नहीं है? तो पैसेज एक्सरसाइज, ये 2018 के बारे में बात हो रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास था। और एक था कारपेट, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये गलत था। इंद्र, भारत और रूस के बीच, ये भी सही था। और बाकी सब सही थे यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर था। जो कारपेट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं। तो 2018 में मनाया गया था, तो कौन सा मिलान सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष होता है, तो 2018 हो या फिर 2023 हो, दोनों के लिए सही होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी सही है 2023 के लिए भी। इसके अलावा है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 मई को, तो ये रट लेना। देखो 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून, ये 3 और 22 मार्च, ये 4 तारीखें हैं। तो क्या क्या मनाया जाता है वो कमेंट करके बताओ। जितने लोग कमेंट करेंगे उनको भूलेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में ताकि आप उसे एक बार पढ़ सकें, ठीक है। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो किस स्थान पर यह स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अब करंट में जो टॉपिक है वो देख लो, बाकी इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जो यूरिया सब्सिडी पर क्वेश्चन पूछा गया था। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच जो लॉन्च किया गया था, तो यानी कि जो नए मंच लॉन्च हो रहे हैं तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है।
तो देश के मेगा फूड पार्क लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो किस योजना का एक भाग है, यानी कि ऐसी योजनाएं जो आर्थिक विकास के लिए शुरू की जा रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खासतौर से जो बजट पेश किया गया था अभी, बजट को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, खासतौर से उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो। अब गलत मिलान की पहचान करो। देखो साइंस के अंतर्गत आप लूसेंट में जितने भी आविष्कार दिए गए हैं उसको 10-5 बार पढ़ लेना। जैसे कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था वाटरमैन के द्वारा, अमीटर का लैंसन के द्वारा। अब ये चीज़ यहाँ पर गलत बताई जा रही है। अमीटर का जो मतलब अमीटर की खोज की गई थी वो किसने की थी ये बताना है आपको। बैरोमीटर का सही है और एनिमेशन का भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या था, गलत, ऑप्शन बी। सही मिलान की पहचान करें, माइक्रोवेव ओवन और ट्रांसफार्मर, बैटरी और वर्नियर कैलिपर्स। तो बी, सी और डी सही थे, ए गलत था। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो इसको CACHE कहते हैं, केस डेटा। और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक कालिदास हैं। और कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है। समय का संचित इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नहीं लिखा गया था, ये तो जो भी हाल ही में डेथ भी हो गई है इनकी, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, उनकी किताब है। नेक्स्ट है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर करेक्ट है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी रहा, समय का संचित इतिहास। किसने लिखा है, तो इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया था, स्टीफन हॉकिंग की रचना है। नेक्स्ट है आपका परीक्षा तिथि 23 दिसंबर 2018, दूसरी पाली, ये अंतिम आपका सेट है। तो इसको भी आइए देख लेते हैं, इसके बाद फिर इस सेशन को एंड करते हैं। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। कभी कभी आपने चेक किया होगा मतलब वेबसाइट पर, तो पिंग कमांड लोग कहते हैं, पिंग कमांड चेक कर लो। पिंग का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो सर्वर से कितनी स्पीड से जुड़ पाएगा, तो इसी के लिए पिंग कमांड को चेक किया जाता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण, तो ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। तो ये इसमें डाटा मैट्रिक्स आता है। कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके, मतलब क्या होता है कि जब आप फैक्स करते हैं, बात यहाँ पर फैक्स मशीन की हो रही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है जो स्थित नहीं है। विश्वनाथ मंदिर मिल जाएगा आपको काशी में, 80 घाट मिल जाएगा, आगरा किला मिल जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल भी मिल जाएगा, लेकिन एक इसमें वेस्ट बंगाल में भी है। तो फिलहाल उसी के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद। जनगणना देखो फिर आ गया आपका, उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, तो ये 200 मिलियन, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहाँ पर्दे पर एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के दीपक को अपने सर पर रखकर प्रदर्शन करती है। तो ये चरकुला नृत्य की बात हो रही है, जो कि कहाँ पर होता है, ब्रज में होता है। कौन सी मुख्य एजेंसियां एक नहीं हैं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं, तो ये FDI है। FDI का काम अनाज भंडारण है ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण अनाज फसलें हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि कृषि आर्थिकी अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सच नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर देना था। तो करंट अफेयर में ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है, तो फैशन डिजाइनिंग। अब देखो ललित कला की बात हो रही है तो उसमें फैशन डिजाइनिंग आता ही नहीं है, तो उनको तो छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक नहीं है, तो यह है आपका ऑप्शन ए, आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर देखो बात की जा रही है कि चाणक्य के नाम क्या क्या थे। तो समुद्रगुप्त तो एक शासक था, बाकी कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम थे।
आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, तो कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो इसमें है उपसाका, बाकी अभिधम्म सुत्त और विनय पिटक, यही त्रिपिटक कहे जाते हैं। 11वां सिख गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। राजवंश की पहचान करनी थी कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो ये शुंग वंश यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो शुंग वंश इसका आंसर है। और हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, तो इनमें जो 5 इंडीज थे वो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो यहाँ पर आपको रचने की बात यहाँ पर हो रही राजा मान सिंह की, तो वो अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है। बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो सब यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो ये भूकंप। दुनिया को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग टिब्बा या फिर माउंट नंदा देवी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, माउंट नाग टिब्बा। कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो अकाबाबा की जो खाड़ी है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है? कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश तो बुल्गारिया है यहाँ पर। भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो बांग्लादेश में क्रिकेट नहीं होता है, वहाँ पर कबड्डी खेली जाती है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। और बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती हैं जब हवाएँ नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। तो पूछा गया था कि इनमें कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाती है? तो यह है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दिया था? तो ये 1989 का जो 61 अमेंडमेंट हुआ था वही। और संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो सही बात था सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, और कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान। कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब था ऑप्शन डी, बाकी सब संसद के द्वारा किए जाते हैं। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। और प्राथमिक क्षेत्रों में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उन्हें अंतर्निहित बेरोजगारी कही जाती है। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो मशीनरी और नवीनतम तकनीकों का उपयोग, महात्मा गांधी ने इसको जो है महत्व नहीं दिया था। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में मतलब किसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं? तो ऑप्शन डी के अलावा बाकी सभी विषय इसमें शामिल हैं। अगस्त 2018 के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो एम वेंकैया नायडू थे। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, सभापति। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो थॉमस कप भी आ गया, थॉमस कप, तो थॉमस कप आपको पढ़ना पड़ेगा। 2018 में चीन ने जीता था, वर्तमान में भारत ने जीता है। और इसके बाद देखो दिवस हैं कब मनाए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैच करना था। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये प्रतिवर्ष होता है कब? 8 मई को मनाया जाता है, यहाँ पर मार्च दिया गया था, तो ये गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय बजट 2018, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2023 वाला जो बजट है उसको आप ठीक से देख लेना। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा, देखो दूसरे नंबर पर आज भी है, ये भी याद रखना। और भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी, मतलब जो यूरिया सब्सिडी थी वो कब तक के लिए बढ़ाई थी, तो ये प्रश्न पूछा गया था 2020 तक। फिलहाल ये अभी भी लागू है। और
इराकमा यानी कि ERAKAM कंपनी, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है कि सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड है ये। इसके बाद ICRA रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। और भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, कौन सा एक इसमें नहीं है? तो भारतीय कृषि निगम। कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? तो ये था ऑप्शन डी। असंगत मैच की पहचान करो, तो इसमें भी हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन की खोज 1766 में की गई थी। ये थोड़ा ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन की खोज की गई थी 1766 में। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी? 1766 में। अब आगे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेशन यहाँ पर गलत है। तो हुंड वाला जो डेफिनेशन था वो गलत है। हुंड का जो वास्तविक डेफिनेशन है वो है कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, उसके बाद तब युग्मन होता है। आईने अकबरी को किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। और फिर वही था, आपको जो असंगत की पहचान करनी थी। तो आशा और इतिहास के बीच विल क्लिंटन सही है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन ये भी सही है। ब्लैक होल और बेबी न्यूट्री स्टीफन हॉकिंग की किताब है, सही है। और ब्रोकन विंग ये किताब इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी था वो आंसर था, ये असंगत था। इसके बाद अब वही प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था वही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। बताओ, अगर आपने ध्यान से सुना है तो फटाफट बताओ। ये आपका एक मेमोरी टेस्ट भी है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने ध्यान से सुनते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज जारी रहे, बाकी जो हिंदी है और जो आपकी रीजनिंग है वो भी इसी तरीके से आपको कंपाइलेशन के रूप में मिल जाए एक साथ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बाकी जो करना है आपको पता ही है। थैंक यू सो मच।